हेलो एवरीवन। ये है हमारा एआरटी का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम मेनली जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ एआरटी के बारे में कि एआरटी हमें करनी कैसे है। एआरटी के बारे में हम पहले सब पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करने होते हैं, हमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। इसके अलावा उसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, एडवांटेज हमने वो सब देख लिए। तो इसमें अब हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। प्रोसीजर मेन होता क्या है एआरटी का, एआरटी हमें कैसे करनी है। तो फिर सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम अरेंजिंग अ गुड वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में। अरेंजिंग द गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें सबसे पहले सही इन्वायरमेंट बनाना होगा काम करने के लिए। तो वो कैसे बनेगा? वर्क पोस्चर सही होना चाहिए। तो वर्क पोस्चर की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो पेशेंट और जो ऑपरेटर है यानी कि डेंटिस्ट है उसकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए। करेक्ट पोजीशनिंग। अब ये कैसे होगी? ऑपरेटर को बेस्ट व्यू मिलना चाहिए पेशेंट के माउथ का। ऑपरेटर को बेस्ट व्यू, ठीक है। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो ऑपरेटर जो है स्टूल पर बैठा हो, सिट, ऑपरेटर सिट फॉर्मली ऑन स्टूल। उसकी बैक स्ट्रेट हो, बैक स्ट्रेट, थाइज पैरेलल हो विद द फ्लोर, फीट जो है वो फ्लैट हो और फ्लोर पर हो, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन द आईज हो या लाइन बिटवीन द आईज जो है वो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। यानी कि ऐसे उसने गर्दन घुमाई ना हो, सीधी गर्दन हो। हेड जो है स्लाइटली बेंट फॉरवर्ड हो, स्लाइटली बेंट फॉरवर्ड। मतलब ये सब चीज़ें आप खुद भी लिख सकते हो, मैं आपको एक बार वैसे ही बुक में लिखा हुआ है तो बता रहा हूँ। फिर स्टूल की हाइट सही होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑपरेटर्स आइज एंड पेशेंट्स टूथ ये होना चाहिए 30 से लेकर 35 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। और ऑपरेटर की पोजीशन जो चेयर पोजीशन है वो 10 o'clock से लेकर के 12 o'clock, या वैसे रेंज तो 9 से 1 तक करती है, लेकिन जो 10 से लेकर 10 o'clock और 12 o'clock पोजीशन है वो सबसे कॉमनली यूज़ होती है। और रेंज हो सकती है उसकी 10 से लेकर के 1 o'clock तक के बीच में, ठीक है। हम एक बात कर लेते हैं हम असिस्टेंट्स के बारे में। कभी फॉर ऑपरेटर के साथ साथ एक असिस्टेंट भी प्रेजेंट होता है, तो असिस्टेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट हमें मेनली चिल्ड्रन केस में चाहिए होती है। तो चिल्ड्रन के केस में हमें अगर कोई असिस्टेंट मिल जाए जो कि हमारे लिए जो जीआईसी है उसको मिक्स कर दे, तो उसके लिए ऑपरेटर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि ऑपरेटर डायरेक्ट कैविटी पे फोकस कर सकता है। उसको जीआईसी मिक्स करने के लिए उसको उस चीज़ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ऑपरेटर को जीआईसी मिक्स करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उसका असिस्टेंट उसको करके दे देगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ चिल्ड्रन। अब असिस्टेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए? असिस्टेंट जो है वो राइट हैंडेड ऑपरेटर के लिए लेफ्ट हैंड साइड बैठेगा। सेम उसकी भी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और थाइज पैरेलल होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और वो लगभग 15 सेंटीमीटर हायर होता है ऑपरेटर से, 15 सेंटीमीटर हायर देन दी ऑपरेटर, ताकि वो भी क्लियरली जो व्यू है उसको देख पाए। और साथ में अगर डेंटिस्ट को कोई ऑपरेटर को कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए तो वो भी उसको पकड़ा दे, ठीक है। तो असिस्टेंट के पास में फ्लैट टेबल भी होना चाहिए टू कीप इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसके पास में एक फ्लैट टेबल भी होना चाहिए जिसके ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट्स रखे और जब डेंटिस्ट को चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दे, ठीक है। और वर्किंग अलोन की बात कर लेते हैं। जब डेंटिस्ट अकेले वर्क काम कर रहा होगा तो वर्किंग अलोन में क्या होगा कि इसमें मेनली डेंटिस्ट का क्या काम था कि मतलब असिस्टेंट का क्या काम था, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पकड़ाना और जीआईसी मिक्स करना। तो इसमें जीआईसी डेंटिस्ट को खुद मिक्स करना पड़ेगा, जीआईसी मिक्स बाय सेल्फ। अब इसमें डेंटिस्ट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैविटी है वो कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। अगर वो उसमें थोड़ा सा भी सलाइवा है तो तब तक उसको जीआईसी मिक्स नहीं करना है जब तक वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाती। तो जीआईसी मिक्स बाय सेल्फ। और दूसरा, इंस्ट्रूमेंट्स भी उसके पास होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट टेबल नियर है। और राइट हैंडेड के लिए, राइट हैंडेड डेंटिस्ट या ऑपरेटर के लिए राइट हैंड में ही, राइट हैंड की साइड ही टेबल होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेशेंट की पोजीशन की। तो पेशेंट बिल्कुल फ्लैट लाई करना चाहिए ऑन हिज बैक, फ्लैट लाइंग ऑन हिज बैक। ठीक है, उसको हेड सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए, हेड सपोर्ट। उसको फर्म कुशन से या फर्म फॉर्म से हम दे सकते हैं हेड सपोर्ट। और जो पेशेंट का हेड है, हेड शुड बी स्टेबलाइज्ड। ज़्यादा हिले डुले ना पेशेंट का सर। तो इससे क्या होगा, कंफर्ट भी इंक्रीज होगा और पेशेंट मतलब डेंटिस्ट काम भी अच्छे से कर पाएगा, फंक्शनैलिटी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, अब कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे डेंटल चेयर अवेलेबल नहीं होती, डेंटल चेयर नॉट अवेलेबल। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में पेशेंट को फ्लैट टेबल पे लिटाना है, फ्लैट टेबल, और उसको एक हेड सपोर्ट देना है। ठीक है, और हेड सपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि जो पेशेंट का सलाइवा है वो उसके बैक ऑफ द ओरल कैविटी में जाके इकट्ठा हो, सलाइवा फुल बैक ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, और पेशेंट जो है शुड बी ओवर द लैप ऑफ डेंटिस्ट एट द लेवल ऑफ चेस्ट। ठीक है, अब पेशेंट की हेड पोजीशनिंग की बात कर लेते हैं। तो पेशेंट से हमें तीन तरह की मूवमेंट करवानी है, एक तो टिल्टिंग, एक टर्निंग, और तीसरा ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ माउथ। ठीक है, तो टिल्टिंग में क्या कर सकते हैं, टिल्टिंग में हमें मेनली बैकवर्ड टिल्ट या फॉरवर्ड टिल्ट करवाना है, बैकवर्ड टिल्ट या फिर फॉरवर्ड टिल्ट। बैकवर्ड टिल्ट क्या होगा, इसमें पेशेंट अपना चिन ऊपर करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे जो अपर टीथ हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है, तो ये अपर टीथ के लिए होगा। और फॉरवर्ड टीथ, उसमें पेशेंट अपनी चिन को डिप्रेस करेगा, नीचे लेके जाएगा, तो उससे हमारी लोअर टीथ की विजिबिलिटी बढ़ती है। टिल्टिंग तो सॉरी, टर्निंग हम लेफ्ट साइड या राइट साइड करवा सकते हैं। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, ओपनिंग अगर मान लो हमें वाइड ओपन करवाना है तो उससे हमें ज़्यादा विजिबिलिटी बेटर मिलेगी। और अगर मान लो पेशेंट को हम बोलते हैं कि पार्शियली क्लोज कर लो माउथ को, यानी कि थोड़ा सा बंद करो, जैसे हम बहुत बार बोलते हैं प्रैक्टिस टाइम, पार्शियली क्लोज हम तब कराते हैं जब हमें चीक मसल्स को रिलैक्स करवाना हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग लाइट के बारे में। सो ऑपरेटिंग लाइट या तो नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल जनरली हम प्रेफर करते हैं अपनी डेंटिस्ट की प्रैक्टिस में। नेचुरल में सन आ जाएगा, आर्टिफिशियल में तो अब मान लो डेंटल चेयर नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, जो हेडलैम्प होता है वो ले सकते हैं, या फिर ग्लासेस विद लाइट, या फिर मिरर विद लाइट ले सकते हैं। अब इनसाइड द माउथ की बात करें कि इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, ये तो हमने बात कर ली सारी पेशेंट के आउटसाइड, मतलब मुंह के बाहर जो हमें इन्वायरमेंट बनाना है। ठीक है, इनसाइड द माउथ का इन्वायरमेंट बनाना है। इनसाइड द माउथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है रेस्टोरेशन के टाइम, जो आइसोलेशन हमने अच्छे से नहीं किया। ठीक है, तो पुअर आइसोलेशन बिग कॉज फॉर रेस्टोरेटिव फेलियर। इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, इसमें हम कॉटन वूल रोल्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये सलाइवा को काफ़ी हद तक रोक देता है। तो ये तो बना लिया हमने इन्वायरमेंट पूरा, अब हमें काम कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रिस्टोरिंग द कैविटी के बारे में। तो बेसिक प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि सबसे पहले तो केरियस जो डेंटिन है, इनेमल है, उसको रिमूव करेंगे, केरियस टिश्यू को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम रेस्टोरेशन करेंगे। तो रिस्टोरिंग द कैविटी देख लेते हैं हम। तो रिस्टोरिंग द कैविटी में सबसे पहले हमें प्लाक को रिमूव करना है, उसके ऊपर जो भी प्लाक है उसको रिमूव करना है, वो रिमूव प्लाक। अब प्लाक को कैसे रिमूव करेंगे, वेट कॉटन पैलेट से रिमूव करेंगे। वेट कॉटन पैलेट्स को उसके ऊपर रब करेंगे,
फिर उस सरफेस को ड्राई करेंगे, ठीक है। और फिर ड्राई पैलेट यानी ट्वीज़र से हमने पहले वेट कॉटन पैलेट पकड़ा, उसे हमने रब किया, वहाँ पे प्लाक फट गया, फिर उसको ड्राई कॉटन पैलेट से वहाँ पे रब किया, तो मतलब वो एरिया ड्राई हो गया। तब हमें उससे समझ में आ जाएगा कि जो केरीज़ है उसका एक्सटेंट क्या है। तो प्लाक हट गया, अब इसके बाद हम केरीज़ रिमूवल पे जाएँगे। तो अब मान लो जो केरीज़ है, उसकी कैविटी ओपनिंग जो है वो बहुत छोटी है। कैविटी ओपनिंग इज़ स्मॉल। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें वाइडन करनी पड़ेगी उसकी ओपनिंग, वाइडन द ओपनिंग। और वो कैसे करेंगे हम? हैचेट से। हैचेट यूज़ करेंगे हम। हैचेट को क्या करेंगे, हम हैचेट को उस ओपनिंग में घुसाएँगे, इन द ओपनिंग। और फिर उसके बाद उसकी मूवमेंट करवाएँगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसको आप की इन अ लॉक मूवमेंट भी कह सकते हो, की इन अ लॉक मूवमेंट। जैसे चाबी को हम ताले के अंदर घुसा करके घुमाते हैं, तो उस तरह की मूवमेंट हमें मेनली करनी है हैचेट से। तो उससे क्या होगा, जो कैविटी की ओपनिंग है वो वाइडन हो जाएगी। अब मान लो कैविटी की ओपनिंग और भी छोटी है, कैविटी ओपनिंग वेरी स्मॉल, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एज होगा हैचेट का, मान लो एक साइड का एज हो गया, तो उसको हम एज या कॉर्नर कह सकते हैं, कॉर्नर ऑफ हैचेट पुश्ड इन द कैविटी। और फिर उसके बाद मूवमेंट, वही फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कराना है, तो उससे ब्रेक हो जाएगा। अब मान लो कैविटी को हमने ओपन कर लिया कि अब उसमें स्पून एक्सकेवेटर जा सकता है। तो अब हम स्पून एक्सकेवेटर यूज करके केरियस डेंटिन को हटाएंगे। अब स्मॉल कैविटी है, तो हम स्मॉल एक्सकेवेटर यूज करेंगे। लार्ज कैविटी है, तो लार्ज एक्सकेवेटर यूज करेंगे। और इसमें स्कूपिंग मूवमेंट्स करनी होती है हमें, सर्कुलर स्कूपिंग मूवमेंट्स। जैसे स्कूप में आइसक्रीम निकालते हैं, उस तरह की मूवमेंट करनी होती है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है पूरे के पूरे स्मूथ केरियस डेंटिन को रिमूव करें फ्रॉम इनेमल डेंटिन जंक्शन। ठीक है, और जब हम ये रिमूव कर देंगे तो वहाँ पे अनसपोर्टेड इनेमल रह जाएगा। उसको अनसपोर्टेड इनेमल को भी हमें बाद में हैचेट से तोड़ना होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये अनसपोर्टेड इनेमल जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक कर सकता है, अनसपोर्टेड इनेमल कैन ब्रेक। तो इसको भी हमें हटाना जरूरी है। तो इसको भी हम हटाएंगे कैसे, डेंटल हैचेट से हटाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम डेंटल हैचेट को तेज करेंगे, प्लेस्ड एट द एज ऑफ इनेमल एंड फ्रैक्चर स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो इनेमल जहाँ पे भी अनसपोर्टेड है वहाँ पे हम इनेमल हेड को रखेंगे और उसे प्रेस करेंगे, तो उससे छोटे छोटे पीसेस में इन जो अनसपोर्टेड इनेमल है वो फ्रैक्चर होगा। तो ऐसे करके हम उसको हटा देंगे, और डेंटल हेड को हमें अच्छे से सपोर्ट करके रखना है। अब मान लो अगर जो एक्सकेवेशन है वो हमारा ईजी हो जाता है इफ़ द टूथ इज ड्राई, ठीक है। तो जो हमने कॉटन रोल लगाया था अब तक, वो क्या होगा, वो सेचुरेट हो गया होगा सलाइवा से, तो उसको रिमूव करके हमें वापस से ड्राई करना है, मतलब ड्राई कॉटन रोल वहाँ पे लगाना है। रिप्लेस सेचुरेट कॉटन रोल विद ड्राई। ठीक है, इसके बाद हमारी कैविटी जो है वो बंद, मतलब केरीज जो है वो रिमूव हो चुकी है। इसमें दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, दो लोकेशन का। एक तो डेंटिनो इनेमल जंक्शन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो रीजन है वो सरफेस ऑफ टूथ के बहुत पास होता है।
तो अगर यहाँ से हमने अच्छे से रिमूव नहीं की, जो केरीज है उसको अच्छे से रिमूव नहीं किया, तो अच्छे से वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा रेस्टोरेशन वहाँ पे, मतलब जो भी हम रेस्टोरेटिव मटेरियल वहाँ पे डालेंगे वो अच्छे से बॉन्ड नहीं कर पाएगा वहाँ पे, और वो उधर से मतलब समझ लो वहाँ पे गैप रह जाएगा, और उस गैप में से बैक्टीरिया वगैरह वापस से पेनिट्रेट कर जाएंगे और फिर से कैविटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, surface of tooth is near if caries not removed properly, then the restoration doesn't adhere properly। उससे क्या होगा, penetration of bacteria, so penetration by bacteria, और उससे caries progress। ठीक है, caries और ज़्यादा बढ़ने लगी। एक रीजन तो हो गया ये। दूसरा रीजन होता है हमारा डीप कैविटी वाला। तो डीप कैविटीज़ में हमें उतना ही डेंटिन हटाना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। अगर हम एक्सेस डेंटिन हटा देंगे तो पल्पल एक्सपोजर के चांसेस होते हैं। तो इफ़ एक्सेस डेंटिन रिमूव, पल्प एक्सपोजर कैन ओकर। तो जहाँ तक अब हमारे कैविटी मतलब केरीज रिमूवल हो गया, अब हमें करना है क्लीनिंग ऑफ कैविटी, क्लीनिंग द कैविटी। ठीक है, तो क्लीन कैसे करेंगे हम, वेट कॉटन पैलेट लेंगे, उसको पुश करेंगे कैविटी के अंदर। ठीक है, फिर पेशेंट को बोलेंगे कि च्यू कर अच्छे से, यानी कि पेशेंट आस्क टू बाइट। तो हमें समझ में आ जाएगा किस हिसाब से हमें रेस्टोरेशन करनी है, यानी कि जो टूथ है अपोजिंग टूथ है वो किस रिलेशन में उसके साथ अपलूड कर रहा है, जो हमारा केरियस टूथ है उसके साथ किस रिलेशन में अपलूड कर रहा है, उसके हिसाब से हम बाद में रेस्टोरेशन कर देंगे। और जब ये वेट कॉटन पैलेट से हमने कैविटी जो है उसको क्लीन कर दिया, उसके बाद लास्ट में उसके बाद हम ड्राई कॉटन पैलेट से उसको ड्राई करेंगे कैविटी को। अब नेक्स्ट जो बात आती है हमारी, अब हाँ एक इस पॉइंट पर हमें प्लास्टिक स्ट्रिप भी लगानी पड़ेगी, प्लास्टिक स्ट्रिप विद वेजेस। मान लो मल्टीपल सरफेस केरीज है, यानी कि एक से ज़्यादा सरफेस अगर इसके इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्लूजल मतलब एक तरह से प्रॉक्सिमल केरीज है, तो उस केस में हमें प्लास्टिक स्ट्रिप भी वहाँ पे लगानी पड़ेगी विद वेजेस। अभी प्लास्टिक स्ट्रिप मैंने बताया था क्यों लगाते हैं, कि हरी कॉन्टूर अच्छा रह सके, जो हम रेस्टोरेशन करेंगे उसका कॉन्टूर सही हो। अब यहाँ तक हमारी जो केरीज रिमूवल है वो होगी, क्लीनिंग भी हो गई कैविटी की। अब हम करेंगे कंडीशनिंग कैविटी की। ठीक है, तो कंडीशनिंग क्यों करते हैं, ये करेंगे मेनली केमिकल बॉन्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग ऑफ जीआईसी इम्प्रूव। तो इससे केमिकल बॉन्डिंग इम्प्रूव हो जाती है। अब इसमें क्या करेंगे, कैविटी वॉल्स को क्लीन करेंगे यूजिंग अ केमिकल सॉल्वेंट, कैविटी वॉल्स क्लीन्ड विद केमिकल सॉल्वेंट। अब ये या तो हम डेंटल कंडीशनर आता है उससे कर सकते हैं, स्पेशल डेंटल कंडीशनर आता है उससे कर सकते हैं, या फिर जो लिक्विड आता है जीआईसी में उससे कर सकते हैं। ठीक है, डेंटल कंडीशनर में होता क्या है, डेंटल कंडीशनर में होता है 10% पॉली एक्रिलिक एसिड। तो 10% पॉली एक्रिलिक एसिड होता है, इससे हम कंडीशन करते हैं प्रिपेयर्ड कैविटी का। को कैसे करना है, इसमें हम एक ड्रॉप लेंगे कंडीशनर की, 1 ड्रॉप कंडीशनर ऑन मिक्सिंग पैड। ठीक है, उसके बाद हम ट्वीज़र से एक कॉटन पैलेट को उसमें डिप करेंगे, डिप कॉटन पैलेट इन ड्रॉप। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लीन द एंटायर कैविटी एंड सराउंडिंग फिशर्स विद दिस कॉटन पैलेट। और ये हमें कितनी देर के लिए करना है, लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए। ठीक है, क्या किया हमने, एक ड्रॉप कंडीशनर लिया, उसको मिक्सिंग पैड पर डाला, फिर ट्वीज़र से हमने कॉटन पैलेट उठाया, उस कॉटन पैलेट को डिप किया उस ड्रॉप में, उसके बाद पूरी कैविटी पे एक बार अच्छे से क्लीन कर देना उसको ट्वीज़र से पकड़ते हुए। अब ग्लास आइनोमर भी यूज़ कर सकते हैं, जीआईसी लिक्विड, लेकिन उसमें पॉलीक्रिलिक एसिड जो होता है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको डिप करेंगे जो हमारे जो
जो कॉटन पैलेट हमने लिया है उसको ड्रिप करेंगे लिक्विड में, ठीक है। उसके बाद हम उसको एक बार पानी में भी डिप कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेस वाटर को हटाने के लिए हम उस जो हमारा कॉटन पैलेट है जो हमने डिप किया था पानी में और जीआईसी के लिक्विड में, उसको हम ड्राई कॉटन पैलेट के साथ एक बार टच करवा देंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सेस वाटर जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जीआईसी के लिक्विड को भी कंडीशनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो कैविटी प्रिपरेशन के टाइम हमारा जो कंटेमिनेशन हो गया ब्लड से, कंटेमिनेशन विद ब्लड, उस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले तो ब्लीडिंग रोकेंगे, ब्लीडिंग स्टॉप फर्स्ट। ब्लीडिंग कैसे रोकेंगे, जो कॉटन वूल पैलेट होगा उसको हम प्रेस करेंगे वहाँ पे ब्लीडिंग वाले एरिया पे, ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हम कैविटी को ड्राई करेंगे, ब्लीडिंग स्टॉप फर्स्ट विद कॉटन पैलेट। फिर उसको हम वॉश करेंगे वाटर से, वॉश्ड एंड देन ड्राई द कैविटी, ठीक है। ड्राई कैसे करेंगे, ड्राई वो कॉटन पैलेट यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होगा, जो कॉटन रोल है उनको हम टूथ के दोनों साइड लगाएंगे, से बोथ साइड ऑफ टीथ, टू प्रिवेंट डिकंटेमिनेशन। तो हमने क्या किया, मान लो ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें क्या किया, वहाँ पे कॉटन पैलेट प्रेस करके रखा, ब्लीडिंग रुक गई, फिर हमने उसको वॉश कर लिया और फिर उसका ड्राई कॉटन पैलेट से उसको ड्राई कर लिया, और फिर उसके बाद उसकी दोनों साइड कॉटन रोल्स लगा दिए ताकि रिकंटेमिनेशन ना हो, ठीक है। अब जब ब्लीडिंग रुक जाएगी उसके बाद हम कंडीशनर लगा देंगे और उसके बाद हम आगे की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब बाई चांस अगर कैविटी जो है वो कंडीशनर लगाने के बाद कंटेमिनेट हो जाती है, मान लो सलाइवा से, या उसके बाद कंडीशनर लगाने के बाद ब्लड आ जाता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से पूरी कैविटी को वॉश करना है, उसको क्लीन करना है और फिर उसके बाद कंडीशनर लगाना है उस पर, या उसको रिकंडीशन करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिक्सिंग ऑफ जीआई से। तो यहाँ तक हमारी कैविटी बन चुकी है, क्लीनिंग भी हम कर चुके हैं विद द वेट कॉटन पैलेट एंड ड्राई कॉटन पैलेट। उसके बाद हम कंडीशनिंग भी कर चुके हैं उसकी डेंटल कंडीशनर के थ्रू, जो कि है 10% पॉलीएक्रिलिक एसिड, ठीक है। तो अब हमारी कैविटी बन चुकी है, अब हम मिक्सिंग करेंगे जीआईसी की। तो जीआईसी की मिक्सिंग में क्या होगा कि 1 स्पून हमें पाउडर लेना है ग्लास स्लैब पे, या फिर जो हमारा मिक्सिंग पैड है उस पर, ग्लास पे या मिक्सिंग पैड पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम स्पैचुला से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, स्पैचुला से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब क्या होगा, हम 2 लिक्विड ड्रॉप्स लेंगे, ठीक है। एक को हम कंडीशनर की तरह यूज़ करेंगे और एक को हम मिक्सिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये लिक्विड लेने से पहले क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में बॉटल को रखना है, ठीक है। तो उससे जो भी एयर होगी बॉटल के अंदर वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद वर्टिकल ओरिएंटेशन में बॉटल को रखना है ताकि ड्रॉप जो है वो डिस्पेंस हो सके, टू डिस्पेंस ड्रॉप। और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें वाटर को, थोड़ा सा ही, अगर मान लो जरूरत पड़े तो थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ठीक है। अब अब ये लिक्विड भी आ चुका है हमारे पास और पाउडर भी आ चुका है, तो अब हमें थोड़ा सा लिक्विड को स्प्रेड करना है, स्प्रेड लिक्विड विद स्पैचुला लगभग 1.5 सेंटीमीटर के एरिया में। फिर उसके बाद जो 1/2 है पाउडर का, हमने पाउडर को 2 हाफ में डिवाइड किया था, तो 1/2 ऑफ पाउडर वो हमें इनकॉर्पोरेट करना है इनटू लिक्विड, ठीक है। और पाउडर को हमें बहुत विग्रसली मिक्स नहीं करना है, अभी सिर्फ रोल करना है पाउडर को, रोल द पाउडर बाय जेंटली बैटिंग इट, ठीक है। और ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, डोंट स्प्रेड, ठीक है। अब ये हो जाए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें सेकंड पोर्शन भी ले लेना है, सेकंड पोर्शन इनकॉर्पोरेट, और फिर हमें फॉर्मली मिक्स करना है इसको, ठीक है। और मिक्सिंग टाइम होता है इसका मिक्सिंग टाइम 20 से 30 सेकेंड, तो 20 से 30 सेकेंड में हमें ये करना है, पहला पोर्शन लेके उसको अच्छे से रोल करना है और ताकि वो वेट हो जाए उसके सारे पार्टिकल्स जो पाउडर के हैं। उसके बाद हमें सेकंड जो हाफ है वो लेना है पाउडर का और उसको अच्छे से फिर फॉर्मली मिक्स करना है दोनों पार्ट्स को, ठीक है। तो ये लगभग 20 से 30 सेकेंड लगने चाहिए इसमें, और इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्मूथ लाइक च्युइंग गम,
चुइंगम। ठीक है, तो हमारा जीआईसी मिक्स रेडी है। ठीक है, कुछ कुछ प्रिकॉशंस एक बार लिख लेते हैं हम कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखने हैं जीआईसी मिक्स करते टाइम। तो पहला तो ये है कि पाउडर और लिक्विड को तभी डिस्पेंस करना है, डिस्पेंस ओनली इफ कैविटी इज ड्राई। ठीक है, वहाँ पे कोई भी सलाइवरी कंटेमिनेशन या ब्लड कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्राइड होनी चाहिए कैविटी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हम डिस्पेंस कर लेंगे, रिप्लेस द लिड। ठीक है, जैसे ही डिस्पेंस कर लिया तो हमें वापस इसके ढक्कन दोनों लगा देने हैं, पाउडर के भी और लिक्विड के भी, ताकि जो वाटर कंटेंट है लिक्विड का वो इवापोरेट ना हो जाए और दूसरा कोई एक्सटर्नल कंटेमिनेशन भी ना दे पाउडर या लिक्विड। तीसरे जो प्रिकॉशन हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो लिक्विड का नोजल है, ठीक है, उसको हमें वाइप करना है। नोजल वाइप, अगर मान लो लिक्विड थोड़ा सा बाहर रह जाता है तो उसको हम नोजल को वाइप कर देंगे विद द डैम्प कोज। चौथा पॉइंट हमें रखना है, अगर 30 सेकंड से ज़्यादा हमने मिक्सिंग में टाइम ले लिया, 30 सेकंड, मोर देन 30 सेकंड मिक्सिंग टाइम, तो क्या होगा, हमें वो यूज़ नहीं करना है मिक्स, वो मिक्स हमें यूज़ नहीं करना है, वो अच्छे से अडेयर नहीं करेगा तो उस पर। ठीक है, तो उसको हमें फेंक देना है, उसको हमें डिस्पेंस करके, सॉरी, उसको हमें फेंक देना है और उसके बाद हमें नया मिक्स बनाना है। नया मिक्स कैसे बनाएंगे? नया मिक्स बनाएंगे हम, जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको वापस से सारे क्लीन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन एंड देन रीमिक्सिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जीआईसी के ऊपर मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। ये मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस देता है, वो भी हमें देख लेना चाहिए क्योंकि उस पर लिखा होता है कई बार, किसी जीआईसी में मान लो ज़्यादा टाइम लगता है, सेटिंग टाइम या मिक्सिंग टाइम ज़्यादा है, तो हमें एक बार देख लेना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस तो नहीं भाई। ठीक है, और यूज़ करते ही हमें इंस्ट्रूमेंट उसी टाइम साफ़ करने हैं। ठीक है, हार्डन हो उससे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लीन हो जाए, जो हमारे जो जीआईसी में यूज़ किया वो हार्डन हो उससे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लीन हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा हम इंस्ट्रूमेंट को पानी में भी डाल के रख सकते हैं। तो ये हो गए कुछ प्रिकॉशंस। अब हमारे पास जीआईसी मिक्स रेडी है तो हम दूध को रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर करने के लिए क्या करना है, मिक्सचर को हमें छोटे छोटे अमाउंट में कैविटी के अंदर पुश करना है। ठीक है, और ये हम किससे करेंगे, अप्लायर या कार्बर से, तो इसका ब्लंट एंड होगा उससे। अब एक बार हमने अच्छे से उसको इंसर्ट कर दिया कैविटी में, अब उसको हम पुश करेंगे विद मीडियम स्पून एक्सकेवेटर। अच्छे से जो मिक्सचर है वो स्मॉल कैविटीज में भी चला जाना चाहिए, मिक्सचर शुड बी इंसर्टेड वेल इनटू स्मॉल कैविटीज। और जो सराउंडिंग पिट्स एंड फिशर्स हैं उसमें भी हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको सीडेड रेस्टोरेशन भी बोलते हैं। जब हम जो केरियस पार्ट है उसको भी कर दिया, मान लो हमने इंसर्ट वहाँ पे रेस्टोरेशन, और उसके अलावा जो भी उसके सराउंडिंग पिट्स एंड पिचर है उसको भी हमने अगर अच्छे से रेस्टोर कर दिया तो उसको सीडेड रेस्टोरेशन बोलते हैं। ये होने के बाद क्या करना है, हमें पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लेनी है और उसको थोड़ा सा, जो हमारी ग्लव फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, उसके ऊपर लगा के और अच्छे से सॉफ्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल जो है हमारा उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, सलाइवरी कंटेमिनेशन दूध जाएगा, पेट्रोलियम जेली अप्लाइड। अब क्या करना है, हमें अपनी इंडेक्स फिंगर लेनी है और इंडेक्स फिंगर को प्रेस करना है फॉर्मली ऑन द रेस्टोरेशन, यानी टूथ जहाँ पे हमने रेस्टोरेशन किया है वहाँ पे हमें अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेस करना है। और पेट्रोलियम जेली हमने लगाई रखी इंडेक्स फिंगर पे, उसको प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, जो एक्सेस मटेरियल होगा, जो एक्सेस रेस्टोरेटिव मटेरियल होगा, जीआईसी होगा, वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेस फिंगर टेक्निक। ठीक है, तो जो इससे क्या होगा, एक्सेस मटेरियल डिस्प्लेस्ड, इससे क्या होगा, एक्सेस मटेरियल बाहर निकल आएगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे विद अ लार्ज एक्सकेवेटर। ठीक है, और फिर जब ये रेस्टोरेशन हार्डन हो रही होगी, रेस्टोरेशन हार्ड हो रही होगी, तो इसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखना है, डोंट डिस्टर्ब, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना। डिस्टर्ब कैसे हो सकता है, सलाइवा वगैरह से, तो सलाइवरी कंटेमिनेशन को हमें रोकना है।
लगभग 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको इनिशियल सेट होने में। तो उन 1 से 2 मिनट बाद हमें जो प्लास्टिक स्ट्राइप है वो भी हटानी है और वेजेस वगैरह भी हटाते हैं। ठीक है, और फिर हमें बाइट चेक करवानी है पेशेंट की, चेक द बाइट, और अगर कोई हाई पॉइंट है, इफ़ हाई पॉइंट प्रेजेंट, तो हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगे उसमें। जहाँ पे हाई पॉइंट है वहाँ से हमें थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा। और लास्ट में पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्शन देना है, पेशेंट इंस्ट्रक्टेड टू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 1 to 2 आवर्स। तो इसके साथ हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। एआरटी का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। हमने कल कैविटी को प्रिपेयर किया, ठीक है, उसके बाद हमने उसे क्लीनिंग की, कंडीशनिंग की, उसके बाद जीआईसी मिक्स देखा हमने, और उसके बाद हमने जो रेस्टोरेशन की कैविटी की। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे हाइजीन एंड कंट्रोल ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। तो इसमें हमें क्या देखना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन मेनली हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एक तो जैसे ही काम हो जाए तो प्लेस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन द वाटर। एआरटी हम ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ पे ऑटोक्लेव भी नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो जो भी डेब्रिस होगा इंस्ट्रूमेंट्स पर, डेब्रिस रिमूव बाय स्क्रैपिंग। हम स्क्रैप करके सारा डेब्रिस जो है जीआईसी वगैरह को वो रिमूव करेंगे। ठीक है, ये रिमूव कैसे करेंगे, ब्रश एंड सोपी वाटर, ब्रश और सोपी वाटर यूज़ करेंगे और स्क्रैप कर देंगे सारे इसमें। अब क्या करना है, हमें आग लगानी हो, यानी कि प्रिपेयर फायर। ठीक है, हम फायर मतलब आग लगाएंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, प्रेशर कुकर में सारे इंस्ट्रूमेंट्स डालेंगे, तो उसमें प्रेशर कुकर में पानी भर देंगे। ठीक है, पानी कितना भरना है, लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। ठीक है, अब उस प्रेशर कुकर को हमने आग पे रख देना है और बॉईल करना है। ठीक है, बॉईल तब तक करना है जब तक स्टीम ना आने लगे। तो बॉईल अंटिल स्टीम कम्स आउट। ठीक है, तो स्टीम आने लगेगी तो हमें 15 मिनट तक वेट करना है, 15 मिनट वेट। ठीक है, और हो सकता है कि बीच में ही पानी खत्म हो जाए, बीच में ही अगर जो विसल ब्लोइंग है वो बंद हो जाएगी, तो मतलब बीच में पानी खत्म हो गया, तो उस केस में हमें क्या करना है, फिर से पानी भरना है और इसको लगभग 15 मिनट तक चलाना है। 15 मिनट बाद इसको कूल ठंडा होने देना है, 2 पीरियड। ठीक है, और जब ये ठंडा हो जाए तो हमें फोर्सेप्स के थ्रू हमें इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर निकालना है। उसके बाद उसको क्लीन टॉवल से साफ करने हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, और फिर उसको मेटल बॉक्स में रखना है, मेटल बॉक्स में स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मेनली मटेरियल को जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार फेल्ड या डिफेक्टिव रेस्टोरेशन की, कि किस केस में फेल हो सकती है रेस्टोरेशन या डिफेक्टिव हो सकती है रेस्टोरेशन। तो सबसे पहला केस है कंप्लीटली रेस्टोरेशन मिसिंग हो, कंप्लीट मिसिंग। ऐसा कब हो सकता है, या तो देखो हमने मिक्स अच्छे से नहीं किया, मिक्सड नॉट प्रॉपरली, ज़्यादा वेट हो गया है, ज़्यादा ड्राई मिक्स है। ठीक है, तो उस केस में कंप्लीट जो है रेस्टोरेशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और किस केस में हो सकता है, अगर मान लो सॉफ्ट केरीज पूरी रिमूव नहीं है, नॉट ऑल सॉफ्ट केरीज रिमूव। अब मान लो सॉफ्ट केरीज रिमूव नहीं है तो अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, और बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो पूरी रेस्टोरेशन बाहर निकल आएगी, तो अच्छे से रेस्टोरेशन हो नहीं पाएगी, एडेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर हो सकता है कंटामिनेशन की वजह से, कंटामिनेशन की वजह से भाई बॉन्डिंग नहीं होगी अच्छे से। ठीक है, और या फिर हो सकता है अंडरमाइंड इनेबल, या जो मेरा कोई ओवर हैंगिंग इनेबल हो रहा है क्या, मान लो। ठीक है, आपने उसके नीचे ही रेस्टोरेशन कर दी और थोड़े दिन बाद क्या हुआ, और वो जो ओवर हैंगिंग इनेबल था वो टूट गया, मैंने आपको बताया बहुत आसानी से टूट का। ठीक है, वो हमारा टूट गया तो उसके साथ क्या होगा, रेस्टोरेशन भी टूट जाएगी। ठीक है, तो अंडर माइंड इनेबल, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, पूरे टूथ को वापस से क्लीन करना होगा, फिर हम उसको कंडीशन करेंगे, और फिर हमें फिर से रेस्टोरेशन करेंगे, रेस्टोरेशन अगेन। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या होता है, तो एक छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट जो है रेस्टोरेशन का वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये किस केस में हो सकता है, या तो मान लो हाई पॉइंट है कोई, ठीक है, कोई हाई पॉइंट रह गया वहाँ पे पेशेंट ने बाइट किया, तो वो पॉइंट जो है वो टूट गया वहाँ से, तो वहाँ पे वो वाला हार्ट रेस्टोरेशन का टूट गया। ठीक है, या फिर मान लो कोई एयर बबल ट्रैप हो गया, इसकी वजह से जो थोड़ा सा पार्ट हो सकता है
रेस्टोरेशन का वो टूट सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में वही हमें क्लीन करना है। ठीक है, जो जितना पार्ट मान लो रेस्टोरेशन का बचा है उसको क्लीन करना है, टूथ को सरफेस को भी क्लीन करना है, फिर उसके बाद फिर सरफेस को कंडीशन करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिल द गैप विद न्यू मिक्स। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी रेस्टोरेशन हमें फिर से करनी पड़ रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें हम भाई गैप को फिल करेंगे, वो गैप को हम दोबारा से फिल कर देंगे विद द न्यू रेस्टोरेशन। ठीक है, और ये फिर हमें चेक करना है कि इस बार कोई हाई पॉइंट ना रह जाए। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है, रेस्टोरेशन फ्रैक्चर हो सकती है, रेस्टोरेशन फ्रैक्चर। तो रेस्टोरेशन फ्रैक्चर होगी तो इस केस में क्या क्या कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पर रेस्टोरेशन फ्रैक्चर हुई है। अगर मान लो फ्रैक्चर्ड रेस्टोरेशन लूज है, लूसी क्या मतलब है, वो अपने आप निकल के बाहर आ रही है, तो क्या करेंगे, हम उसको बाहर निकाल के उसको उसको क्लीन करके कंडीशन करके और फिर उसको दोबारा से उस गैप को फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले पॉइंट में किया था। लेकिन अगर मान लो फ्रैक्चर रेस्टोरेशन है और वो चिपकी हुई है, ठीक है, एडेसिव है लेकिन फ्रैक्चर्ड है, तो उस केस में हम उसको एआरटी से कर ही नहीं सकते, उसमें हमें ड्रिल यूज़ करना पड़ेगा, ड्रिल यूज़ करके हम उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें फिर से नई रेस्टोरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, एक चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि रेस्टोरेशन इज बोर्न अवे।